हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी अभी तक के पूछे गए हैं बीपीएससी में वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। तो 788 सदस्य थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो 16वें उपराष्ट्रपति थे उनके निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राज्यसभा से 233 निर्वाचित सदस्य और 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं समाज सेवा के लिए, विज्ञान, इस सब से आते हैं। इन लोग को 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 543 निर्वाचित सदस्य, इन सबको मिलाकर 788 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक कौन सा था। तो 12वां था। ऑप्शन सी हो जाएगा। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक व्यक्ति अनुसार 12वें नंबर के थे और वर्तमान में क्रमांक अनुसार 14वें उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान या अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों में कार्यालय को सलाह देने का कार्य करता है। इस अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार जो होता है उसका कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारत की जो संसद होती है उसके कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो कौन होता है। अटॉर्नी जनरल होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, आर्टिकल 76 के अनुसार संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 में महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है और आर्टिकल 76(4) है उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसे पदच्युत कराने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायाधीश में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर संसद के सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो महान्यायवादी होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन इसका ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि महान्यायवादी भाग ले सकता है संसद के किसी भी सदन में या बैठक में, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतदान नहीं कर सकता और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यह रहता है, मतलब अपने कार्यकाल पर या पद पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। तो इसका आंसर होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि न्याय पुनर्विलोकन का आधार होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन होता है उसका आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत के रूप में बनाई गई है या नहीं, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है और या नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जा सकता है या उस कानून को ही खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जो संसद के सदन, मतलब जो सदन है उसके सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदन में से जो निर्वाचित सदस्य है उनके द्वारा, और फिर जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है उसके द्वारा, और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें निर्वाचित सदस्य है उसके द्वारा। तो इस ऑप्शन में कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है संविधान के आर्टिकल 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य तथा संघ के विधानसभाओं की और दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके सहित निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त सत्र का अध्यक्षता। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 याद कर लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या इस
अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल जिसको कहते हैं 53(1) के अनुसार संघ या केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन का दर्जा एक्सप्लेनेशन दिया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी है, यानी कि यह 1992 में यह संविधान संशोधन हुआ और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जो महिला होती हैं उनकी किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज व्यवस्था में इनका स्थान आरक्षित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर संविधान के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कई राज्यों में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 50% कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है महिलाओं के लिए आरक्षण, और अपने यहाँ 1/3 स्थान आरक्षित है यूपी में। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यवस्थापिका होती है उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो उपचुनाव कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे या हटाए जाने के कारण इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए इसके आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। 33 और एक न्यायाधीश मिलाकर 34 हो जाएंगे। तो इसलिए दिया है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 + 1 34 है टोटल। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था, कब हुआ था आरंभ इसका? 2 अक्टूबर 1952 को। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में जो सामुदायिक कार्यक्रम होता है उसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास था। अगला क्वेश्चन है कि जो पंचायत का चुनाव होता है उसे कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पंचायत का स्थानीय स्वशासन है उस संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 विषय माना गया है। इस प्रकार राज्य सरकार का विषय पंचायत है, यानी कि पंचायत किसका विषय है? तो राज्य सरकार का। और संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु बंद कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 ट के अनुसार कह दिया है कि किसी राज्य का जो विधानमंडल है वह विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में बंद कर सकेगा। राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए जाते हैं और जिसके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य का निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो एमपी का एक सीट होता है और रिक्त घोषित कर दिया जाता है, यदि वह सदन से लगातार कितने दिन के लिए अनुपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा 2 माह के लिए। अगर वह बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो इसलिए उसका जो पद होता है उसको खाली कर दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारतीय संविधान ने उसके 101(4) के अनुसार संसद और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक बिना सदन को बताए अनुपस्थित रहता है या सदन में नहीं उपस्थित होता है। तो सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। तो देखिएगा जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि संविधान के आर्टिकल 80(1) के अनुसार क ख में जोड़ा गया राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को कभी भी
विघटन कर दिया जाता है या भंग किया जा सकता है। इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। अगला को इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्टिकल 83 के अनुसार राज्य विधानसभा का विघटन नहीं हुआ, यह अस्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। जो सदस्य होते हैं दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। और जो आर्टिकल 89(1) है और आर्टिकल 64 है, इसके अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय जो संविधान होता है उसका आर्टिकल 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो, यानी कि 6 माह के अंदर एक मीटिंग करा लेनी जरूरी है। दूसरे शब्दों में 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। वैसे तो भारत में लोकसभा के 1 वर्ष में निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं। जो बजट सत्र होता है पहला फरवरी से लेकर मई तक होता है, और दूसरा मानसून सत्र जुलाई से लेकर अगस्त तक, और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से लेकर दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत